हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ से। तो मोशंस ऑफ द अर्थ क्या होता है? मोशन मतलब कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज स्टैटिक नहीं है, मतलब कोई स्थिर नहीं है, मतलब उसमें गति है, गति है, उसमें मूवमेंट है, उसमें मूवमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। जैसे आप एग्जाम्पल, कार ड्राइव कर रही है और यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं और यहाँ पे एक ग्लास बना देते हैं। तो ये क्या ग्लास क्या है? यहाँ पे रेस्ट पे, यानी ये स्टैटिक है, स्टैटिक यानी स्थिर है। जबकि जो ड्राइव कर रही है क्या है? मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, यानी मोशन में है ये। अब चलिए आगे देखते हैं। तो एक ओवरव्यू पहले देखते हैं कि ये अर्थ का मोशन होता क्या है। तो अर्थ जो है ना, बहुत तरीके से मूव कर रही है, इसका पोजीशन बदल रहा है और ओरिएंटेशन भी, इसका जो ओरिएंटेशन यानी जो इसका डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। तो जो अर्थ है जो अपने ही एक्सिस पे, एक्सिस क्या होता है? एक्सिस मतलब होता है, एक्सिस मतलब होता है कि एक ऐसा इमेजिनरी लाइन, एक्सिस मतलब एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसके जो अर्थ है उसी के चारों तरफ वो घूम रहा है। मतलब एक ऐसा इमेजिनरी लाइन ले लीजिए, इमेजिनरी लाइन जिसके जिसके थ्रू अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। जैसे ये क्या है? इमेजिनरी लाइन। और ये जो लाइन है कहां से कहां पास हो रही है? इमेजिनरी लाइन नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ठीक है। अभी नॉर्थ से लेकर साउथ, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस। जैसे एक सीलिंग फैन जो होता है, घर में जो सीलिंग फैन होता है वो अपने इसके ये जो गोल सा है, इस राउंड सा ये जो सेंटर है, इसी के अराउंड ये घूमते रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये इसका एक्सिस हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और जो ये रोटेशन है, रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट। जो रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट। और रिवोल्यूशन क्या होता है? जब ये रिवोल्यूशन, जब ये अर्थ जो है, जब ये अर्थ है, जब सन के चारों तरफ घूमने लगे, जब सूर्य के चक्कर काटने लगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको रिवोल्यूशन बोलेंगे। और इस रिवोल्यूशन से क्या होता है? इस रिवोल्यूशन से सीजन्स यानी जो मौसम होते हैं, जो हमारा जलवायु, जो हमारा मौसम होता है, जो हमारे ऋतु होते हैं, वो उसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है। और ये फिर ये जो है ये किस कारण से होती है? एक्सियल टिल्ट। अभी एक्सियल टिल्ट क्या है? तो एक्सियल टिल्ट वो चीज है, देखिए टिल्ट मतलब क्या? टिल्ट मतलब झुकाव। तो कहने का मतलब है कि जो ये एक्सिस है, ये जो लाइन, ये इमेजिनरी लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर यानी ये सीधा नहीं, ये कैसा है? टिल्ट है, इसमें झुकाव है। तो हमारा अर्थ जो है वो कैसा है? वो झुका हुआ, वो टिल्टेड है, ठीक है, ये टिल्टेड है। तो अभी टिल्ट कैसे हो गया? तो ये जो टिल्ट हुआ, तो ये एक आपका ये एस्ट्रोनॉमी में आएगा कि एक बहुत ही 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत ही ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी था, ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी जिसका नाम था थिया था। और उसी कारण से क्या हुआ? जो थिया था, उसी कारण से ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या हो गया? ये रोटेट करने लगा, ये टिल्ट हो गया। अभी टिल्ट हो गया, तो इसे क्या हुआ? इसमें सीजन्स में वेरिएशन आने लगे। तो हम देखेंगे कि जो ये टिल्ट है, ये झुकाव कितना है? ये 23.5 डिग्रीज पर है, ठीक है। और फिर ये जो एक्सियल टिल्ट के कारण क्या होता है? क्लाइमेट में वेरिएशन। और ये डे लाइट यानी ये जो डे लाइट यानी दिन सारे दिन में कब तक सनलाइट रहेगा किसी क्षेत्र पर, किसी एरिया पे, ये डिसाइड करता है।
तो अर्थली मोशन जो अर्थ के मोशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में कि प्लैनेट का ज्योग्राफी, मतलब किस प्लैनेट का कैसा ज्योग्राफी, मतलब वहां का जगह का वेजिटेशन कैसा होगा, क्लाइमेट पैटर्न कैसा होगा, ये जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है ये दोनों डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आगे है तो कुछ जैसे देखिए, अब अर्थ एक्सिस है, अर्थ एक्सिस क्या हुआ, अर्थ का जो एक्सिस है जैसे एक जायंट स्पिनिंग बॉल मान लीजिए जो अपने एक्सिस मतलब क्या, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल जो लाइन रन कर रहा है इसी को ये एक्सिस बोलते हैं। लेकिन ये एक्सिस कैसा है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, 23.5 डिग्री सेल्सियस पे झुका हुआ है, यानी हमारा अर्थ जो है वो हल्का बेंड है, मतलब वो झुका हुआ है। अब इससे क्या होता है, अब इसी कारण से जो हम देखिए, इसी कारण से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, और ये रहा हमारा सन। तो सन जो है ये अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, ये अर्थ 24 यानी ये जो अर्थ है अपने एक्सिस पे अपना ये जो एक चक्कर में कितने डिग्री होते हैं, एक सर्कल बना लेती है एक चक्कर में 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री घूमने में ये 24 आवर लगाती है। ठीक है, तो ये 24 आवर जब ये लगाती है तो क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों एक ही टाइम धूप होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से जो ये टिल्ट है, ये टिल्ट के कारण ही जो क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सम टाइम क्या होता है, सम टाइम ज्यादा लीन कर जाता है, यानी झुक जाता है टुवर्ड सन। अब जब ये ज्यादा सन की तरफ झुक जाता है तो इससे क्या आता है, इससे समर आ जाता है, इससे समर आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन जब यही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन से दूर चला जाता है, यानी लीन अवे हो जाता है, मतलब थोड़ा सा दूर चला जाता है, तब क्या होता है, तो इससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ जाता है। अब इसका ठीक उल्टा कहां होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में अलग बात होगी। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन जो है जो लीन उसकी तरफ, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो सन झुक गया है, तो सदर्न हेमिस्फीयर तो लीन अवे यानी अलग हो, थोड़ा सा दूर चला जाएगा, और जब विंटर आएगा तो सदर्न हेमिस्फीयर लीन टूवर्ड हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लीन अवे हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे फिर ऑर्बिट की। तो अब ऑर्बिट की बात, थोड़ा सा हमने रिवोल्यूशन के बारे में भी देखा। तो रिवोल्यूशन क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, और ये रहा हमारा सन और ये रहा हमारा अर्थ। तो अर्थ जो है एक फिक्स्ड पाथ पे, वो सन के चारों तरफ अगर घूम भी रहा है तो एक फिक्स्ड पाथ पे घूम रहा है। वो कभी ऐसे नहीं कि कभी सन के बहुत नजदीक आ गया या फिर कभी सन के दूर चला गया, ऐसा नहीं होता है, वो फिक्स पाथ में। और यहाँ पे जो इसका शेप नहीं है, इलेप्टिकल है। इलेप्टिकल क्या बोलेंगे, यानी अगर आप फुटबॉल को चपटा कर दीजिए, फुटबॉल को अगर आप थोड़ा स्क्वीज कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक इलेप्टिकल पाथ आ जाएगा, यानी वो सर्कल नहीं होता है, वो थोड़ा इलोंगेटेड ओवल जैसा होता है। और ये रहा
हमारा सन। तो इससे तो ऑर्बिट क्या हुआ, एक फिक्स्ड पाथ। यही पाथ को क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट। और ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए, पूरा एक इस चक्कर लगाने के लिए इसको 365 दिन 365 दिन लगते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स में। ये अप्रॉक्स 365 दिन लगते हैं। और इसमें ये अपना 1 फुल ऑर्बिट का डिस्टेंस कवर करता है। और इससे जब एक 365 दिन ये लगाता है एक चक्कर लगाने में, तो क्या होता है, एक साल बदल जाता है, यानी एक ईयर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक और बात याद, एक और चीज देखते हैं। पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। जो ये डायग्राम है, देखिए मैंने क्या बात की आपकी आपसे बात की ये एक्सिस की, एक्सियल टिल्ट की। तो ये अर्थ को कैसा होना चाहिए था, परपेंडिकुलर। ये क्या है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो है अर्थ से ये पास हो रही है, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है ये 90 डिग्री है। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री है, यह अर्थ ये 90 डिग्री पे नहीं है। इस 90 डिग्री से 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पे बेंड है। बेंड यानी टिल्टेड है। इसी को क्या बोलते हैं, अर्थ एक्सिस। इसको बोलते हैं अर्थ का एक्सिस को। अर्थ का एक्सिस जो है, अर्थ का जो एक्सिस है, इसका अर्थ का एक्सिस टिल्ट कितना, 23.5 डिग्री। 23, ये किस एंगल पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एक्सियल टिल्ट है, अब मैंने आपसे फिर बात की थी कि ये एक्सिस क्या होता है। तो एक्सिस क्या होता है, जब ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसी के एक चारों तरफ आप एक इमेजिनरी लाइन बना लीजिए, और इसी के चारों तरफ जो है सन जो है रोटेट कर रहा है। और ये रोटेशन कितने बार में हो जाता है, एक रोटेशन कितने बार में हो जाता है, 24 घंटे। 24 घंटे यानी एक दिन में। अब हमने 23.5 डिग्री की तो बात कर ली। ये अर्थ का टिल्ट, अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्री पे है। लेकिन अब ये 66.5 डिग्री क्या है, तो जो ये 66.5 डिग्री है, कि जो अर्थ का जो एंगल 23.5 डिग्री जो अर्थ के ऑर्बिट से है, लेकिन जो 66.5 जो ऑर्बिटल प्लेन refer to angle at which Earth's rotation is tilted relative to orbital plane around the sun। यानी कि जो अर्थ का एक्सिस का इंक्लाइन है 65.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन पे, जिसको इक्लिप्टिक प्लेन बोलते हैं, इस टिल्ट को ही डिस्क्राइब किया जाता है कि 23.5 फ्रॉम परपेंडिकुलर टू इक्लिप्टिक प्लेन। और इसीलिए 66.5 डिग्री अर्थ का एक्सिस है और 23.5 जो है, यानी कहने का मतलब है कि 90 डिग्री से ये कितना झुकाव है इसका, 90 डिग्री से 23.5 डिग्री। अब मैं आपसे इतना ऑर्बिटल प्लेन बोल रही थी, ऑर्बिटल प्लेन आखिर है क्या, तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। ऑर्बिटल प्लेन मतलब कि एक सन जो है, सन सेंटर में है और अर्थ और अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। अब एक ये जो अर्थ, सन जो है, इसको आप इसको मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा शीट पे, पेपर पे सेंटर में है और इसको जो अर्थ है इसको ट्रैवल कर रहा है, यानी रिवॉल्व कर रहा है। और इसी फ्लैट शीट को क्या बोलते, प्लेन। इसी फ्लैट शीट को क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन बोल लीजिए या फिर इक्लिप्टिक प्लेन। इक्लिप्टिक प्लेन, ठीक है। यानी एक सन इमेजिन कर लीजिए जायंट शीट ऑफ पेपर पे, और जो अर्थ है इसी के चारों तरफ, इस शीट के चारों तरफ ही जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन या फिर इक्लिप्टिक प्लेन। फिर बात करते हैं कि 23.5 डिग्री एक्सिस पे ये जो है मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल प्लेन।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो ये हुआ इक्वेटर जो अर्थ को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लगा दिया है कि द प्लेन, जो ऐसा प्लेन जो ऑर्बिट फॉर्म करता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। और एक्सिस ऑफ अर्थ कितना है ऑर्बिटल प्लेन के अकॉर्डिंग वो है 66.5 डिग्री। लेकिन जो ये 23.5 डिग्री है फ्रॉम ये 23.5 डिग्री किसके रिलेटिव में, किसके रिस्पेक्ट में है, ये परपेंडिकुलर अर्थ का जो वर्टिकल लाइन अर्थ का जो वर्टिकल लाइन है उसके रिस्पेक्ट में है। फिर बात करते हैं कि जो अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है वो सिर्फ आधा, मतलब उसके जो ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। मतलब जो सन है, जो अर्थ है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये रहा, एक ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर सन जो है, अगर सन अगर किसी पे अगर सनलाइट करेगी तो एक बार में एक ही हेमिस्फीयर, यानी अगर वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर सनलाइट हो रहा है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सन वहां राइज नहीं करेगा, यानी वहां क्या होगा, वहां डार्कनेस यानी नाइट होगा। ठीक है, तो द पोर्शन, यानी जो पोर्शन, जो अर्थ का पोर्शन जो सन को फेस कर रहा है वहां क्या होगा, वहां होगा डे, वहां होगा डे। और जबकि अब देखिए मैंने बोला आपको कि ये एक लाइन जो ड्रॉ हुई है, यानी जहां तक सन की ये जहां तक जिस पार्ट तक अर्थ की जो सनलाइट पहुंच रही है और जहां से डार्कनेस शुरू हो रही है तो वो उसको क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अभी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है कि ऐसी लाइन, ऐसी सर्कल जो अर्थ को डिवाइड कर देती है डे एंड नाइट ऑन ग्लोब। मतलब ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती है। यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहने का मतलब है कि अर्थ का वैसा सर्कल जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में यानी डे में और नाइट में डिवाइड कर देता है। ये होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब ही होता है लाइट। ठीक है, इल्यूमिनेशन मतलब लाइट। अब आगे चलते हैं, तो ये रहा रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमना, और इसके कारण होता है दिन और रात। और ये जो एक्सिस है ये 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। और फिर हमने बात की रिवोल्यूशन की। तो ये रिवोल्यूशन जो है, सन जो इसके चारों तरफ बीच में है, सेंटर पे है, और ये किस पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ये इक्लिप्टिक पाथ यानी इक्लिप्टिक पाथ में ट्रैवल कर रहा है। और इसी कारण से यहाँ पे सीजन्स, जो अर्थ पे सीजन्स देखने को मिलते हैं, सीजन्स यानी ऋतुएं, इतनी सारी ऋतुएं देखने को मिलती। कभी जैसे कि जनवरी में आपको विंटर देखने को मिलता है, फिर जून में आपको समर देखने के लिए मिलता है, फिर सितंबर में आपको रेनी सीजन, और फिर वैसे ही दिसंबर में ये साइकिल विंटर हो जाती है और ये साइकिल रिपीट होते रहती है। इसलिए क्या सीजन क्या है, साइक्लिक वेदर फिनोमिना है। अब ये जो आप इक्विनॉक्स या फिर ये सोलिस्टिस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये सब जो है अर्थ पे कितना इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट होगा। जैसे कि हम ये देखते हैं कि विंटर में डे क्या होता है, विंटर में डे शॉर्ट होता है, जबकि समर में इसका ठीक उल्टा होता है, समर में डे लॉन्ग होता है। तो इसका भी ये जो रीजन है, ये जो एक्सिस ये 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, ये इसका मेन रीजन है। इसी कारण से यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है।
तो जैसे ये वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि इक्विनॉक्स यानी ये जो इक्विनॉक्स है ये कब, यानी 21 मार्च को पहला इक्विनॉक्स, यानी ये वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको। वर्नल जो है, वर्नल एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब यानी वसंत। तो जब वर्नल इक्विनॉक्स आता है तो ये ऑनसेट मतलब जो वसंत की शुरुआत होती है। अब जब 21 मार्च आया, फिर समर आता है, तो समर में जब अब आता है समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस कहने का ये आता है 21 जून का। तो इसका कहने का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा। यानी लॉन्गेस्ट डे आपकी कब होगी? लॉन्गेस्ट डे उस दिन आपकी 21 जून को होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और फिर इक्विनॉक्स मतलब इक्वल नाइट, इक्वल डे एंड नाइट को बोलते हैं। इक्वल डे एंड नाइट को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। यानी पूरे धरती पे 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होगी। तो ये इक्विनॉक्स है। फिर 23 सितंबर को आएगा और फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा फिर आएगा विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस में ये क्या होता है कि इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा विंटर सॉलिस्टिस में। तो अगर समर सॉलिस्टिस में 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी दिन हो रही है, तो इसका ठीक उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में वहां विंटर सॉलिस्टिस यानी वह सबसे छोटी दिन होगी। लेकिन अगर 22 दिसंबर की बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहां सबसे छोटी दिन होगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में वहां सबसे लंबी डे होगी। तो ठीक उल्टा चलते रहता है, लेकिन इक्विनॉक्स के सेंस में ऐसा नहीं है। तो हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा। तो रोटेशन क्या? मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और ये डेली मोशन है, यानी यहाँ मोशन जो हो रहा है ये डेली बेसिस पे हो रहा है। जबकि अर्थ रिवोल्यूशन में ऐसा नहीं है। रिवोल्यूशन में एक रिवोल्यूशन यानी एक बार रिवोल्यूशन करने के लिए, एक बार जो अर्थ को सन के 360 डिग्री घूमने के लिए उसको 1 साल लग जाते हैं। जबकि रोटेशन में ऐसा नहीं है। रोटेशन जो है 24 घंटे यानी 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये डेली मोशन है। अब इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 24 घंटे, यानी 1 रोटेशन अपने एक्सिस पे ये कंप्लीट कर लेता है। और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको अर्थ डे इसको बोलते हैं। ये जो एक रोटेशन ये कंप्लीट कर लेता है इसको बोलते हैं अर्थ डे। अब सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर अर्थ नहीं घूमेगा तो क्या होगा? अगर अर्थ है, अगर वो घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो वहां सबसे पहले दिन और रात तो होंगी ही नहीं। जहां अगर दिन है तो वहां दिन ही रहेगा। यानी अगर कोई अर्थ का पार्ट, अगर कोई पोर्शन ऑफ द अर्थ का पार्ट जो है वो सन को फेस कर रहा है, तो वो हमेशा डे को एक्सपीरियंस करेगा कंटिन्यूअसली। वहां क्या रहेगी? गर्मी हो जाएगी, यानी हॉट क्लाइमेट एक पोर्शन में हो जाएगा और अदर हाफ में डार्कनेस की वजह से वहां क्या होगा? कोल्ड यानी फ्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इम्बैलेंस इन क्लाइमेट। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब ये सिर्फ अनुमान था कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या सिचुएशन हो जाएगा। अब देखते हैं कि अर्थ की सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर अर्थ में रोटेशन ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अर्थ में अगर रोटेशन ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। और देखिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। अर्थ रोटेशन का एक और सिग्निफिकेंस है कि अर्थ के रोटेशन से एक फोर्स क्रिएट होता है, उस फोर्स को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अभी कोरियोलिस फोर्स क्या है? तो कोरियोलिस फोर्स यानी फोर्स, एक ऐसा फोर्स विच इज क्रिएटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण एक ऐसा फोर्स क्रिएट हो जाए, इसी को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स।
अब इस कोरोलिस फोर्स से क्या होता है, तो ये एयर और वाटर को है डिफ्लेक्ट कर देता है, बेंड कर देता है, ये डिफ्लेक्ट कर देता है और बेंड कर देता है। इसीलिए जो कोरोलिस फोर्स है, कोरोलिस फोर्स जो है सदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में काम करती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट मतलब लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज और राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका होगा सदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज होगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अब आगे बढ़ते हैं, हमने रोटेशन पढ़ लिया, तो हमने देख लिया कि अर्थ की रोटेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या होता है रोटेशन से। तो सबसे पहले कोरोलिस फोर्स जनरेट होता है, कोरोलिस फोर्स जनरेट होता है और इससे क्या होता है, जो अर्थ पे एयर और वाटर है अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, इससे क्या होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो क्लॉकवाइज काम करता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि अगर कोई विंड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है तो वो ऐसे डायरेक्टली 90 डिग्री पे नहीं जाएगी, वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है और इससे क्या होता है, इससे वो कोरोलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट हो जाती है और वो अपने जो एक्चुअल पाथ से उससे डिविएट कर जाती है, उससे वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। अब बात करते हैं कि रोटेशन से जो है ना टाइम जोन डिवाइड होता है। अब कैसे, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 24 घंटे में। तो 1 घंटा में वो कितना करेगा, 15 डिग्री, यानी 1 घंटा में जो अर्थ है 15 डिग्री ट्रैवल कर लेगा। तो कहने का मतलब है कि हर एक 15 डिग्री पे, अगर हर एक 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे 360 डिग्री है, जैसे ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, जो अर्थ से जो जीएमटी पास हो रहा है, जिसको प्राइम मेरिडियन कंसिडर किया गया है, प्राइम मेरिडियन मतलब प्राइम मेरिडियन का यहां से ये 0 डिग्री कंसिडर किया और यहीं से मेरिडियंस की, जो मेरिडियंस क्या है, लॉन्गिट्यूड यानी इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल लाइन विच इज रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर को जो लाइन रन कर रही है उसी को मेरिडियन बोलते हैं। तो ये किससे पास करती है, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से। तो यहां से अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जो टाइम है वो प्लस होगा, लेकिन अगर आप 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा। तो वैसे ही अगर टाइम प्लस हो रहा तो 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 1 घंटे का डिफरेंस होगा, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया कि 324 घंटे में वो 360 डिग्री रोटेट कर जाता है, तो वो 1 घंटे में कितना रोटेट करेगा, 15 डिग्री। तो इसी कारण से जो हमारा अर्थ, जो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का और जो ग्रीनविच मीन टाइम है जीएमटी, जो कि 0 डिग्री पे है, और इंडिया का इन दोनों में कितना फासला है, 5 आवर 30 मिनट है। तो देखिए अभी निकालते हैं,
1 घंटा में वो 15 डिग्री कवर कर ले रहा है। ये कौन कवर कर ले रहा है? अर्थ। तो 5 घंटा 30 मिनट में ये कितना कवर करेगा? तो इसके लिए हमें निकालना होगा 360 से 24 बटा, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो ये आएगा आपको 82.5 डिग्री। यानी जो अर्थ का टाइमिंग है, अर्थ का टाइमिंग कहां से 82.5 डिग्री क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कहां से आता है? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से ये क्रॉस करता है। मिर्जापुर से एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये 5 स्टेट से पास करता है। कौन कौन से हैं वो 5 स्टेट? यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से ये पास करता है। तो अब आपको समझ में आएगा कि रोटेशन से टाइम जोन भी डिसाइड होता है। तो इंडिया में कितने, जो अर्थ पे कितने टाइम जोन है? इंडिया में 24 टाइम जोन है। ये 24 टाइम जोन है। अब आप सोचो मैंने ये 24 टाइम जोन कैसे निकाला? देखिए 360 को अगर एक घंटा में वो 15 डिग्री ट्रैवल कर रहा है तो वो 24 घंटा में कितना ट्रैवल करेगा? 360 डिग्री। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 24 घंटा को 15 से आपको 360 मिल जाएगा। ठीक है। और ये एक और जो ये तो जिसके लिए फेमस है, डे और नाइट के लिए, डे और नाइट के लिए जो ये फेमस है, ये तो इससे ये तो अफेक्ट करता ही है। अब चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइडेरियल डे और सोलर डे। अब ये क्या चीज है भाई? साइडेरियल डे और सोलर डे। हमने रोटेशन के बारे में तो सुना था, डे और नाइट के बारे में तो सुना था, ये साइडेरियल डे और सोलर डे क्या है? तो देखिए साइडेरियल का मतलब होता है ना, साइडेरियल जो है एक फॉरेन वर्ड है। ये जो है फॉरेन वर्ड है और इसका जो मतलब होता है कि ये एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड साइडस से, साइडस। साइडस का मतलब क्या होता है? स्टार। स्टार और क्या? कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार। और यहाँ स्टार का मतलब सन मत समझिएगा, सन भी एक स्टार ही है, लेकिन यहाँ सन को एक्सक्लूड किया गया। ये स्टार जो बहुत दूर डिस्टेंस पे उसके रिस्पेक्ट में कवर किया गया है। तो साइडेरियल डे उसको बोलते हैं कि जब अर्थ जो है एक डिग्री मतलब एक रोटेशन किसी डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कर ले। जैसे कि ये अर्थ है और ये कोई स्टार है, कोई भी, मतलब चलिए नॉर्थ पोल ले लेते हैं। नॉर्थ पोल तो फिक्स रहता है। नॉर्थ पोल को पोलरिस स्टार भी बोलते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तो इसको बोलते हैं साइडेरियल डे। और कितने टाइम में कवर करता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, मतलब लगभग 23 घंटा 56 मिनट में ये अपना कवर करता है। और ये फिक्स्ड स्टार जो सोलर सिस्टम के बाहर है उसको रेफरेंस पॉइंट मान के ये करता है। जबकि सोलर डे क्या है? तो सोलर डे जो है ये उसको माना जाता है जब ये सन को, जैसे ये साइडेरियल डे स्टार है, स्टार के रिस्पेक्ट में माना जाता है। तो कब होगा? ये नाइट के रेफरेंस में आप ले रहे हैं। और सोलर डे किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है? डे के एज रिस्पेक्ट में। जैसे कि 12 बजे दोपहर होती है, 12 बजे दोपहर होती है, और अगर दोपहर होती है उस टाइम जो सन है वो ओवरहेड पे होता है, मतलब बिल्कुल माथे के ऊपर, मतलब बिल्कुल एकदम ओवरहेड होती है सन। और जब अब नेक्स्ट डे जब यही
ये जब अर्थ जब नेक्स्ट सेम 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 दोपहर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सोलर डे। यानी ये नून टू नून, यानी दोपहर से लेके आज की दोपहर से लेके कल यानी टुमारो वाली दोपहर तक को क्या बोलते हैं, सोलर डे। और इसकी एवरेज ज्यादा होती है, 4 मिनट ज्यादा होती है 24 घंटे। और ये किसके रेफरेंस पॉइंट में ली जाती है, सन के रेफरेंस पर। हम आगे पढ़ेंगे कि जो साइडेरियल डे है वो कम क्यों होता है सोलर डे के कंपैरिजन में, यानी साइडेरियल डे जल्दी रोटेशन क्यों कर लेता है एज कंपेयर टू सोलर डे, ये भी हम पढ़ेंगे। तो अब आगे और देखते हैं कि ये अलग कैसे है। साइडेरियल डे हमने देखा कि जो स्टार के रिस्पेक्ट में, यानी एक रिलेटिव स्टार के रिस्पेक्ट में, और वैसा स्टार जो सोलर सिस्टम के बाहर हो वो उसको कवर करने में करता है, ठीक है। जबकि जो सोलर डे है वो सन के रिस्पेक्ट। और मैंने आपको बोला कि जो साइडेरियल डे 4 मिनट पहले अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है बिफोर साइडेरियल डे। क्यों? क्योंकि जो सोलर है, जो अर्थ है, वो रोटेशन तो कर ही रही है, वो रिवॉल्व भी कर रही है। रिवॉल्व यानी वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है, जैसे कि ये सन रहा और ये रहा अर्थ। अब अर्थ तो रोटेट कर रही है लेकिन वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है। तो जब जब अगली सुबह ये दोपहर होगी तो ये सन यहाँ को सन को आने के लिए, सन को देखने के लिए जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करता है सन को अपने ओवरहेड 12 बजे लाने के लिए इसको 4 मिनट ये एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए सोलर डे जो है 24 घंटे का होता है और साइडेरियल डे 23 घंटे 56 मिनट का होता है। अब ऐसा सिचुएशन मान लीजिए कि अगर स्टार सारे रात ओवरहेड रहे तो इट विल बी ओवर हेड अगेन, मतलब फिर वो अगली रात को भी वो ओवरहेड ही रहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा नॉर्थ पोल। आपको अगर नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में दिख रहा है आपके नेक्स्ट नाइट को भी वो वैसे ही दिखेगा। और इन द सेम मैनर अगर सन आपको 12 बजे ओवरहेड आज दिख रहा है तो कल भी आपको 12 बजे टुमारो वो आपको ओवरहेड ही दिखेगा। तो एनालॉजी क्या आप इसे इन्फ्रेंस निकालते हैं कि इन्फ्रेंस ये निकलता है कि अगर लाइक स्पिनिंग वंस ऑन योर हील रिलेटिव टू अ डिस्टेंट ट्री, मतलब कोई ट्री हो, कोई मतलब स्टार को यहाँ किससे कंपैरिजन किया गया है, स्टार को यहाँ ट्री से कंपैरिजन किया गया। अगर आप अपने ही एक्सिस पे घूम रहे हैं, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे घूम रहे, किसके रिस्पेक्ट में, एक ट्री के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे आपको सोलर डे में क्या आप स्पिन कर रहे हैं, तो आप अपनी एक्सिस पे स्पिन करें लेकिन आपको थोड़ा वॉक, मतलब आपको थोड़ा आगे भी चलना है। ट्री एक सन के रिस्पेक्ट में ही आप ट्रैवल करें लेकिन आपको इसमें क्या करना है, इसमें इसको आपको आगे थोड़ा वॉक भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो ट्रू रोटेशन है रिलेटिव टू स्टार उसको बोलते हैं साइडेरियल डे, और अर्थ का डे लेंथ दैट वी एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन सन उसको बोलते हैं सोलर डे, ठीक है। तो सोलर डे और साइडेरियल डे में आपको डिफरेंस पता चल गया। साइडेरियल का मतलब ही है विद रिस्पेक्ट टू स्टार के रेफरेंस पॉइंट पे, और सोलर डे तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि सोलर मतलब रिलेटेड टू सन। अब बात करते हैं कि जो हम कहते हैं जब अर्थ है, जब हम बात करते हैं कि जो मॉर्निंग में अर्थ जो है ईस्ट की तरफ राइज करती है, और नून में दोपहर में ये ओवरहेड हो जाती है, ओवरहेड, और फिर इवनिंग में ये सेट वेस्ट की तरफ ये डूब जाती है, सेट, ठीक है। तो क्या सच में जो सन है वो घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ? तो आपको क्या लगता है कि अर्थ मूव कर रहा है या सन मूव कर रहा है? अर्थ मूव कर रहा है या सन मूव कर रहा है? तो ऑब्वियसली अर्थ मूव कर रहा है। क्यों? देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए, अगर अर्थ मूव कर रहा है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि सन ट्रैवल कर रही है, जबकि ट्रैवल तो अर्थ कर रही है।
तो इसका एग्जांपल एक ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं। हम अगर ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन ट्रेन के जो जो बाहर की वस्तुएं जैसे वहां के पेड़, वहां पे पेड़ या फिर कोई बिल्डिंग है, वो कैसी है? वो तो रुकी हुई है ना, वो स्टेशनरी पे है, वो रुकी हुई है, वो रेस्ट पे है। लेकिन जब हम जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो हमें कैसा अपीयर होता है? हमें लग रहा है कि ये जो ट्री है और ये जो बिल्डिंग, ये हमसे पीछे जा रही है, ये हमसे पीछे जा रही है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? मूव हम कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है हम तो स्टेशनरी, हम तो रेस्ट पे हैं, हम तो मूव ही नहीं कर रहे। मूव तो ये बिल्डिंग और ये ट्री कर रही है। सेम ये एनालॉजी अर्थ और सन पे भी लागू होता है कि जैसे अर्थ मूव करती है, अर्थ कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ना। तो जब ये वेस्ट से घूमना शुरू करती है और ईस्ट की तरफ जाती है, तो उसी प्रकार जो हमें लगता है कि अर्थ जो है ईस्ट से राइज हो रही है और वेस्ट से जा रही है। इसीलिए जो सबसे पहला जो इंडिया में सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है? इंडिया में सनराइज सबसे पहले कहाँ होता है, बताइए? इंडिया में सबसे पहले सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ सबसे पहले सनराइज होता है। और सबसे लास्ट में कहाँ होता है? जो कि इस अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। जबकि सबसे लेट सनराइज, इंडिया में सबसे लेट सनराइज कहाँ होता है? वहां वेस्टर्न मोस्ट स्टेट बताइए? गुजरात। ठीक है। तो जैसे जैसे जो पृथ्वी है वो आगे, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो आगे बढ़ते रहती है, तो जैसे जैसे वो ट्रैवल करती है, वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो धीरे धीरे वो वहां के जो है, जैसे स्टेट पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, फिर गुजरात में होगा, तो वैसे वैसे वहां जो स्टेट्स है और जो कंट्रीज है वहां क्या दिन होते जाती है। इसीलिए देखिए, जापान को बहुत ही कॉमन टर्म बोलते हैं। जापान कहाँ है? ईस्ट एशिया में ईस्ट साइड में है। तो इसको क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन इसको क्यों बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं ना जापान को। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले अगर अर्थ पे सुबह होती है किसी कंट्री में, तो ये फर्स्ट कंट्री जहां सनराइज होता है। इसीलिए ईस्ट पार्ट में सबसे पहले सनराइज और सबसे लेट जो होता है वेस्टर्न पार्ट में होता है। अब आगे बढ़ते तो हमने पढ़ लिया कि जो साइडेरियल डे मतलब रिलेटिव टू स्टार और सोलर डे मतलब रिलेटिव टू सन। टाइम कितना लगता है? साइडेरियल डे को कम लगता है, यानी 23 घंटा 56 मिनट, जबकि सोलर डे को 4 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो है रोटेशन तो कर ही रही है, लेकिन ये रिवोल्यूशन, इसको थोड़ा जो है अपना आगे फॉरवर्ड जाना पड़ता है सन का 12 बजे का नून देखने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपका डायग्राम भी लगा दिया है। ये साइडेरियल डे का, देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ रोटेट तो कर ही रही है, आगे मूव भी कर रही है, यानी स्टेप फॉरवर्ड भी हो रही है। इसी कारण से जो है वन साइडेरियल डेज मोशन ऑफ द अर्थ, और ये सोलर डे जो 24 आवर, इसलिए इसको 4 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। और साइडेरियल डे को ट्रू रोटेशन भी बोलते हैं। ट्रू रोटेशन। अब अर्थ का मोशन देखते हैं। अर्थ का मोशन हम देखते हैं कि अगर अर्थ का मोशन देखते हैं, अर्थ का रियल मोशन, यानी अर्थ अभी हमने बात की कि मैंने यही आपको बताया कि अर्थ कहां से कहां मूव करता है। अर्थ मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। हमने ये बात कर ली कि ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, लेकिन हमें क्या लगता है? सन मूव कर रहा है ईस्ट
टू वेस्ट, जब आपको ये बात याद दिखे कि अर्थ मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन हमें लगता है कि अर्थ मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, आपको ट्रेन वाला एग्जांपल याद आना चाहिए। ट्रेन में क्या मूव हम कर रहे हैं, लेकिन लग क्या रहा है, ट्री और बिल्डिंग मूव कर रही है। ठीक है, हमें लग रहा है ट्रेन आगे जाती है तो हमें क्या लगता है, ट्रेन ट्रीज और बिल्डिंग पीछे जा रही है। तो उसी प्रकार जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती है तो हमें लग रहा है सन जो है ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती है। अर्थ जो है फेस अपना टर्न करती है ईस्ट से, पहले ईस्ट की तरफ टर्न करती है और टर्न्स द फेस सन इन द ईस्ट फर्स्ट। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि सन जो ईस्ट में राइज हो रहा है। फिर जब सन अर्थ जो है टर्न मतलब जब वो वेस्ट की तरफ घूमती है तो हमें लगता है कि सन जो वेस्ट की तरफ घूम रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? यही थी कहानी रोटेशन की। अब आगे बढ़ते हैं, हमने बात कर ली अर्थ की। अब जैसे मैंने आपसे आपको एक चीज बोला कि अर्थ जो है, अर्थ का एक्सिस जो है 23.5 डिग्री पे रोटेट करता है। इतना एक्सिस पे वो क्या है, टिल्टेड है। अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब एक अनुमान लगा लीजिए, हमने ये जो एंगल है ये 23.5 डिग्री को भैया बढ़ा दिया या घटा दिया, तो इससे क्या होगा, जैसे 23.5 डिग्री को हमने 45 डिग्री कर दिया, 45 डिग्री पे अर्थ को टिल्ट करा दिया, 45 डिग्री पे अर्थ को झुका दिया, तो क्या होगा, इससे यहाँ के सीजन्स में एक्सट्रीम सीजन देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम सीजन यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर जब सन आएगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन फेस करेगा तो वहां समर जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो जाएंगी और बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा। फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट ऐसा भी हो सकता है कि जो आर्कटिक ओशन की जो स्नो है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट करने लगे। अब बात कर लेते हैं, यानी एक्सट्रीम्स ऑफ सीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि ये पहला सिचुएशन आपको लगा कि मैंने उसको 45 डिग्री कर लिया, अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि अगर 23.5 डिग्री से मैंने इसको 5 डिग्री कर दिया। दूसरा सिचुएशन है कि मैंने अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस मैंने 5 डिग्री कर दिया। तो अब क्या होगा, देखिए 5 डिग्री करने से ना यहाँ पे स्टेबिलिटी, आपको सीजन देखने को ही नहीं मिलेगा। सीजन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, वेरिएशन नहीं होगा, मतलब चेंजेस इन सीजन विल बी नॉट विजिबल। इसी कारण से जो वेरिएशन है, वेरिएशन जो 23.5 डिग्री है वहां है। ठीक है, तो एक ट्रिक ये है कि ज्यादा टिल्ट मतलब ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा टिल्ट होगा तो ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा टिल्ट ज्यादा वेरिएशन, और कम टिल्ट मतलब क्या होगा बताइए, मैंने आपको बताया कम टिल्ट मतलब स्टेबिलिटी इन या फिर लिटिल चेंज इन सीजन। तो आप गर्मी में शिमला जाइए या फिर ठंड में चेन्नई जाइए तो आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हम समर वेकेशन में हिल स्टेशन क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां ठंड है, और जब ठंड आती है तो हम जो है कोस्टल एरिया जैसे कि बैंगलोर या फिर चेन्नई या फिर मुंबई जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां सीजन की वेरिएशन है। लेकिन जब अगर ये 5 डिग्री पर टिल्ट होगा तो सीजन तो देखने को ही नहीं मिलेगा,
तो आप या फिर नॉर्थ पोल चले जाइए या फिर इक्वेटर चले जाइए, तो वो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए मेन जो कारण है, सबसे बड़ा कारण, अगर आपको सीजन देखने को मिल रहे हैं, सीजन्स आपको टिल्ट एक्सिस, अर्थ के एक्सिस टिल्ट के कारण ही देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए, अब बात करते हैं रोटेशन स्पीड की। अर्थ की जो है, अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रहा है तो एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट कर रहा होगा ना, या फिर किसी भी स्पीड से, आज मन के 1000 किलोमीटर, कल मन के 1 लाख किलोमीटर ऐसे रोटेट कर रहा है? नहीं, एक पर्टिकुलर स्पीड होगा जिसके अनुसार वो रोटेट कर रहा होगा। तो देखिए, अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो आपको एक डिफरेंस बता देते हैं। अर्थ जो है एक होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। देखिए, एक होता है एंगुलर स्पीड, समझना जरूरी है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको ये समझ में आएगा कि इक्वेटर पे ज्यादा स्पीड क्यों है और जो पोल्स पे है वो रोटेट ही नहीं कर रहा है, ये आपको समझना तभी आएगा। तो एंगुलर स्पीड, और एक होता है लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड, तो देखिए यहां पे मैं पहले बताती हूं आपको। एक है एंगुलर स्पीड और एक है लीनियर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगुलर मतलब क्या? एंगल, कितने एंगल से वो मूव कर रहा है, मतलब अर्थ का एंगुलर स्पीड कहने का मतलब है कि कितने रेट से, रेट एट विच the rate at which the angle of rotation with time, तो यही है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब कि हाउ क्विकली ऑब्जेक्ट रोटेट और रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल, मतलब अपने एक्सिस पे, अर्थ अपने एक्सिस पे कितने एंगल से, कितने एंगल के स्पीड से रोटेट कर रही है। कैसे? देखिए, एक दिन में कितना ट्रैवल करता है? 360 डिग्री वो ट्रैवल करता है 24 घंटे में। तो प्रति घंटा वो 15 डिग्री प्रति घंटा वो 15 डिग्री वो ट्रैवल कर ले रहा है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड मतलब ये बताते कितने स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। जबकि लीनियर स्पीड क्या है? लीनियर स्पीड जो है ये डिस्टेंस से रिलेटेड है। डिस्टेंस से रिलेटेड, जैसे कि ये अर्थ है, यहां पे ये इक्वेटर है जो कि सबसे ज्यादा वाइड, यानी सबसे ज्यादा ये ब्रॉड है। और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाइएगा, जैसे ऊपर वाले लैटिट्यूड में जाइएगा, तो ये अर्थ की जो सरकमफेरेंस, जो ये इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ की, ये क्या होती जाती है? अर्थ की ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या? पेरीमीटर। अर्थ की जो पेरीमीटर है, डिस्टेंस अराउंड, मतलब ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल को ही बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अब ये बात की, और आप पोल पे चले जाइए। तो पोल तो मैंने आपको बताया था, ये लैटिट्यूड नहीं बल्कि एक पॉइंट है। पोल जो है एक पॉइंट है। इसी कारण से जो, अब देखिए, इक्वेटर सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा सर्कल, इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। इक्वेटर को ग्रेट सर्कल बोलते हैं। और इसकी सरकमफेरेंस कितनी, इसकी जो डिस्टेंस अराउंड द सर्कल है, अराउंड 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर है। जबकि आप मिड लैटिट्यूड यानी 45 डिग्री पे जाइएगा, 45 डिग्री मिड लैटिट्यूड पे
तो इस लैटिट्यूड पे इसकी डिस्टेंस कितनी है? 28,000 किलोमीटर अनुमानित तौर पे, मतलब अप्रॉक्स। तो ग्रेट सर्कल भी 0 डिग्री लैटिट्यूड ही है। जीरो डिग्री लैटिट्यूड ही है। तो कोई चीज ज्यादा डिस्टेंस वाली होगी तो 24 घंटा में ही इसको 24 घंटा में ही ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस बताइए, अगर आपको एक फिक्स डिस्टेंस 24 घंटा में ही कवर करनी तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, जबकि आपको एक कम डिस्टेंस 24 घंटा में करेगी तो आप स्पीड घटा दीजिए। तो यही बात की जा रही, इसीलिए इक्वेटर पे रोटेशन की देखिए यही क्वेश्चन है, यही इसका है कि यही बोला जा रहा है कि इसीलिए इक्वेटर पे जो रोटेशनल स्पीड होती है 1670 किलोमीटर पर आवर होती है, जबकि 45 डिग्री जो कि एक मिड लैटिट्यूड है, मिड लैटिट्यूड, उस पे 1180 किलोमीटर पर आवर, और पोल्स पे तो 0 किलोमीटर पर आवर। 0 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो घूम नहीं रही, वो घूम रही है लेकिन वो डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। तो जब डिस्टेंस ही कवर नहीं हो रही है, नो डिस्टेंस, कि टाइम को 24 आवर को 0 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 0 ही आएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको समझ में आए कि इक्वेटर में ज्यादा स्पीड क्यों होता है और मिड लैटिट्यूड पे कम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिलान-कोविच साइकिल की। अब ये मिलान-कोविच साइकिल है क्या? तो देखिए मिलान-कोविच साइकिल जो है ना, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। अब ये मिलान-कोविच जो है, ये जो मिलान-कोविच आपको नाम दिख रहा है, ये एक सर्बिया साइंटिस्ट है, सर्बिया कंट्री के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट जिनका नाम है मिल्यूटिन मिलान-कोविच। तो इन्हीं साइंटिस्ट ने ये थ्योरी, ये साइकिल को डेवलप किया, इसीलिए इनके नाम पे ये थ्योरी है। तो देखिए मिलान-कोविच साइकिल जो है ना, ये बताता है कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रेडिक्शन को ये हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रेडिक्शन, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रेडिक्शन। अब कैसे? देखिए क्लाइमेट तो अपने आप में एक लॉन्ग टर्म है, मतलब 25 से 30 साल लगते हैं किसी एरिया के क्लाइमेट को चेंज होने में। अब मिलान-कोविच और भी लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रेडिक्शन, मतलब आपको अगर किसी जैसे अर्थ के, अगर आपको जाना कि अर्थ के 1000 साल, 100 साल, 250 साल इसके बाद इसका क्लाइमेट कैसा होगा, तो ये मिलान-कोविच साइकिल की जो डिस्कवरी हुई है, ये इसको रिवील करता है। तो इसको जानने से पहले आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। ये 3 चीजों पे ये थ्योरी बेस्ड है। 3 चीजें क्या? देखिए पहला है ऑर्बिट का शेप। ऑर्बिट किसका शेप? अर्थ के ऑर्बिट का शेप, अर्थ के ऑर्बिट का शेप। फिर दूसरा है एक्सियल टिल्ट, और तीसरा है प्रीसेशन का मतलब होता है अर्थ का गायरोस्कोप। अर्थ के गायरोस्कोप को क्या बोलते हैं? प्रीसेशन। अर्थ के गायरोस्कोप। तो चलिए एक एक करके समझते हैं ये 3 चीजें कैसे डिसाइड करती हैं और कैसे प्रिडिक्ट कर लेती हैं अर्थ का क्लाइमेट कैसा होगा। तो देखिए अर्थ का जो क्लाइमेट है, अर्थ का जो शेप है, अर्थ के ऑर्बिट का शेप कैसा है? इलिप्टिक
यानी वो इलिप्टिक शेप का है, लेकिन ये शेप क्या हमेशा सेम रहती है? ये चेंज नहीं होती है, नहीं, ये चेंज होती है। कभी ये लॉन्ग इलिप्टिक हो जाएगा, ये कभी ये अबाउट टू सर्कल, अबाउट टू सर्कल मतलब थोड़ी गोल हो जाती है। अब इक्लिप्टिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सन से अवे यानी सन से दूर चला जाएगा, और थोड़ा अगर गोल होगा तो सन के नियर हो जाएगा। अब इसी से सारा क्लाइमेट का वेरिएशन होता है। सन के नजदीक और सन के दूर जाने से ही ना किसी जगह का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो अब ये, और अब अर्थ के ऑर्बिट का ही अगर ऑर्बिट में ही शेप में चेंज आ जाए, लेकिन ये शेप का चेंज क्या 1-2 साल में आ जाता है? नहीं, ये जो शेप का चेंज है कम से कम मिनिमम 1 लाख साल लगते हैं। 1 लाख साल में ये शेप देखने को मिलता है। तब जाके ये जो क्लाइमेट है इसमें वेरिएशन आता है। अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड है एक्सियल टिल्ट। एक्सियल टिल्ट मैंने क्या बताया? एक्सियल एक्सिस क्या है? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ये एक्सियल टिल्ट को क्या बोलते हैं? ऑब्लिक्यूटी। एक्सियल टिल्ट को बोलते हैं ऑब्लिक्यूटी। ये क्या है? अभी प्रेजेंट में अर्थ का टिल्ट कितना? 23.5 डिग्री अर्थ का ये टिल्ट है। लेकिन क्या ये जो है जो जैसे प्रेजेंट में यानी 2025 में अगर एक्सियल टिल्ट इतना है तो क्या 5025 में भी इतना ही होगा? आज से लगभग 3000 साल बाद ऐसा ही होगा। तो इसी को ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है मिलानकोविच साइकिल। यानी एक्सियल टिल्ट जो है, एक्सियल टिल्ट इसका सेकंड मिलानकोविच का प्रिंसिपल है कि जो अर्थ का जो टिल्ट है 22.1 डिग्री से लेके 24.5 डिग्री के बीच में क्या होता है? ओसिलेट करता है। ओसिलेट मतलब एक पेंडुलम क्या है, कभी बैक जाएगा कभी फोर्थ जाएगा, यानी आगे पीछे करते रहता है। तो इसी 21.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री जो अर्थ का जो टिल्ट है, अर्थ का जो झुकाव है, आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, अब इसी से क्लाइमेट में वेरिएशन आता है। और इसका टाइम कितना लगता है? ये अर्थ के एक्सिस को टिल्ट होने में चेंज का टाइम कितना लगता है? ये 41,000 यानी 41,000 ईयर्स में ये चेंज देखने को मिलता है। अब थर्ड आते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रिसेशन। प्रिसेशन मतलब, अब मैंने बात की प्रिसेशन क्या बोलते हैं? गाइरोस्कोप। अब ये गाइरोस्कोप क्या होता है? देखिए, गाइरोस्कोप मतलब कि ये गाइरोस्कोप सबसे पहले एक डिवाइस है, एक यंत्र है, एक टूल है। ये टूल है जो ये जो है हेल्प करता है डिटरमाइन करने में ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन को, और इसका एंगुलर स्पीड को डिटरमाइन करने में। ये करता है, इसी को गाइरोस्कोप, और अर्थ का जो गाइरोस्कोप को क्या बोलते हैं? प्रिसेशन। तो इसी को अर्थ के ओरिएंटेशन को और एंगुलर स्पीड को, तो गाइरोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया पे वर्क करती है। यानी कोई अगर स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ जो रोटेट कर रहा है तो वो कैसा, वो भी एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट ही है ना, अर्थ भी एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ का जो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये जो अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, अर्थ जो रोटेट कर रहा है, अर्थ ये जो रोटेट कर रहा है, ये भी रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट क्या? इसको ये रेजिस्ट करता है, अर्थ भी रेजिस्ट करता है अपने ओरिएंटेशन और किसको?
एंगुलर स्पीड को चेंज होने के लिए ये रेजिस्ट करता है। तो ये जो होता है, ये जो अर्थ का जो गाइरोस्कोप है, और ये प्रिसिशन को कंप्लीट करने में कम से कम 26,000 साल लगते हैं। ठीक है, तो यही है मिलानकोविच साइकिल। मिलानकोविच साइकिल, अब जब यही मिलानकोविच साइकिल, यही तीन फैक्टर पे किसी जगह का क्लाइमेट, किसी अर्थ का ये क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ग्लेशियल, हमने सुना हुआ ग्लेशियल पीरियड आया। ग्लेशियल पीरियड क्या, जब अर्थ पूरा आइस शीट से कवर था, पूरे तरीके से आइस शीट से कवर था। तो ये क्या है, जब ये तीनों फैक्टर यानी ऑर्बिट, एक्सियल और प्रिसेशन, जब ये तीनों जो है, जब ये तीनों जगह पे ऐसे ये मिल जाती कि इस पे सनलाइट कम पड़ती है। जब सनलाइट कम पड़ने लगती है, जब सनलाइट कम पड़ेगी तो क्या होगा, हीट की लॉस होगी। हीट लॉस होगा तो क्या होगा, फ्रीजिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। फ्रीजिंग कंडीशन क्रिएट करने से आइस एज आ जाता है। आइस एज बोल लीजिए या फिर ग्लेशियल पीरियड बोल लीजिए। तो ज्यादा डीप में नहीं जाना, यही है मिलानकोविच साइकिल। अब चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रोटेशन प्लेसेस ऑन इक्वेटर, अगर रोटेशन जो है अगर इक्वेटर पे प्लेस होगा तो क्या होगा, लॉन्गर डे देन डेज, शॉर्टेस्ट डे इन द वर्ल्ड, या फिर 6 मंथ या 6 डे ऑफ नाइट, या फिर इक्वल डे नाइट थ्रू आउट द ईयर। तो देखिए, और इक्वेटर जो है अर्थ को इक्वली दो पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और सन जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे थ्रू आउट द 12th मंथ ओवरहेड डायरेक्टली सनराइज उस पे सनलाइट देते रहता है। इसी कारण से यहाँ पे जो है आपको इक्वल डे एंड इक्वल नाइट थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा। यहाँ लॉन्गर नाइट नहीं होगा, शॉर्टर नाइट नहीं होगा, शॉर्टेस्ट डे भी नहीं होगा। और ये 6 मंथ और 6 मंथ की 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती है। देखिए आंसर भी यही है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट थ्रू आउट द ईयर। तो आंसर कौन सा है, सी। और मैं बात कर रही थी कि 6 मंथ ऑफ डे और 6 मंथ ऑफ नाइट कहाँ होगा, ये पोलर एरियाज में होता है, पोलर एरियाज में होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एपरेंट मतलब क्या, आपको एक इल्यूजन हो रहा है, आपको एक भ्रम हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सन मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली सन मूव नहीं कर रहा है। तो ये सीम आपको प्रिटेंड इल्यूजन, आपको ये लग रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट लग रहा है। क्यों लगता है, रिवोल्यूशन के कारण, रोटेशन के कारण, स्टार्स के मूवमेंट के कारण, टिल्ट एक्सिस। तो हमने ये पढ़ा था रोटेशन के कारण। ये आपको ट्रेन वाला एग्जांपल याद होगा, ट्रेन और बिल्डिंग वाला, कि ट्रेन आगे बढ़ रही है और हमें क्या लग रहा है, बिल्डिंग पीछे जा रही है, जबकि मूव ट्रेन रहा है और हमें लग रही है बिल्डिंग जो है मूव कर रही है। तो ये आंसर, इसका आंसर होगा बी। अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो है डिक्रीज कर जाता है। रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अर्थ पोल्स टू इक्वेटर, और इक्वेटर टू पोल, ट्रॉपिक टू इक्वेटर, या फिर इक्वेटर टू प्राइमरी। देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में समझाया था, दो चीजें आपको समझाई थी। जब रोटेशन की स्पीड में आपको समझा रही थी तो आपको दो चीज समझाई थी। एक समझाया था एंगुलर स्पीड के बारे में समझाया था, और एक लीनियर स्पीड। ये मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से समझाया था, लेकिन जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और बात करें रोटेशनल वेलोसिटी की, तो आपको तब ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस के हिसाब से आपको पकड़ना होगा कि एंगुलर स्पीड की बात हो रही है कि लीनियर स्पीड। अगर लीनियर स्पीड की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन मतलब, देखिए यहाँ पे आंसर है बी। मैं यही इसी की बात कर रही थी। वेरिएशन मतलब क्या, कि इक्वेटर पे ज्यादा स्पीड होगा, इक्वेटर पे स्पीड ज्यादा, जबकि पोल्स पे स्पीड क्या होगा, कम। लेकिन एंगुलर स्पीड में ऐसा कुछ नहीं, सेम ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ। ठीक है,
तो इक्वेटर की जो एंगुलर वेलोसिटी वो डिक्रीज कर जाती, कहां से? इक्वेटर से, पोल से। ठीक है, ये हम समझ गए। सबसे ज्यादा स्पीड होती है इक्वेटर के पास और फिर सबसे कम होती है पोल्स के पास। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये नंबर को इग्नोर कीजिए, 4 होगा, फोर्थ क्वेश्चन है ये कि रोटेशन के कारण जो विंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस साइड डिफ्लेक्ट करती है। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ रोटेशन में क्या पढ़ाया था? रोटेशन की सिग्निफिकेंस से बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस इफेक्ट बोल दीजिए या फिर कोरियोलिस फोर्स बोल दीजिए। कोरियोलिस इफेक्ट, इससे क्या होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड किस साइड चली जाती है? लेफ्ट में, लेफ्ट में जाती है ना? नहीं, देखिए यहां पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो विंड है वो राइट डायरेक्शन में जाती है। राइट डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अब ठीक उसका उल्टा कर लीजिए, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समरी, आज इतना ही क्वेश्चन हम रखते हैं। समरी हमने पढ़ा रोटेशन, रोटेशन हमने पहले सबसे पहले मोशन ऑफ द अर्थ देखा। मोशन ऑफ द अर्थ में हमने मेनली 2 चीजें देखी, रिवोल्यूशन और रोटेशन, जिसमें हमने इस क्लास में हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम रिवोल्यूशन के बारे में पढ़े। और ये मोशन किसके बेसिस पे की है? पोजीशन के बेसिस पे, किस पोजीशन में घूम रहा है और किस डायरेक्शन, डायरेक्शन बोल लीजिए या फिर ओरिएंटेशन। तो रोटेशन के केस में अर्थ की पोजीशन चेंज नहीं होती है, सिर्फ ओरिएंटेशन। अर्थ अपने ही सेम पोजीशन पे ही रोटेट करता है, सेम पोजीशन पे ही घूमते रहता है, सिर्फ वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ओरिएंटेशन यानी वेस्ट टू ईस्ट जाता है। वेस्ट टू ईस्ट यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना लगता है? एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे या फिर 1 दिन, 1 दिन। और उसी प्रकार रिवोल्यूशन जो है सन के चारों तरफ, इसमें पोजीशन भी चेंज होगी, पोजीशन भी चेंज होगी और ओरिएंटेशन भी चेंज होगी। इसी कारण से सीजन्स आते हैं, मौसम, ऋतु इसी कारण से आते हैं। और 365 दिन में, अप्रॉक्स 365 दिन में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, एक रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन मतलब 1 साल खत्म। और ये जो अर्थ का जो ये रोटेशन, ये डेली मोशन है, जबकि रिवोल्यूशन क्या है? ये ईयरली मोशन है। हमने मोशन के बारे में, फिर रोटेशन में हमने आगे फर्दर क्या देखा? हमने हमने एक्सिस के बारे में देखा कि वो कितने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। फिर हमने देखा ऑर्बिटल प्लेन के बारे में देखा, ऑर्बिटल प्लेन क्या है ये देखा, ऑर्बिट क्या होता है ये देखा। ऑर्बिट मतलब क्या है? फिक्स्ड पाथ, जो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है वो फिक्स्ड पाथ है और उसी फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। और ये जो सन है और ये अर्थ है और ये इसके बीच में जो ये प्लेन बन रहा है, ये जो ऑर्बिट और सन के बीच में ये जो प्लेन बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। फिर हम देखेंगे, फिर हमने ये पढ़ा, फिर हम देखें कि हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, एंगुलर स्पीड के बारे में पढ़ा। फिर लीनियर स्पीड के बारे में हमने पढ़ा, लीनियर स्पीड कि कैसे इक्वेटर पे जो है स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिड लैटिट्यूड, और उससे भी सबसे कम स्पीड कहाँ होती है? पोल्स पे। पोल्स पे तो 0 किलोमीटर पर आवर से अर्थ घूमता है। फिर हमने देखा एंगुलर स्पीड जो है ऑल थ्रू आउट द अर्थ सेम होती है। कितनी होती है? 15 डिग्री पर आवर। फिर हमने क्या देखा? साइडेरियल डे और सोलर डे देखा,
साइडेरियल डे में क्या, साइडेरियल डे जब अर्थ स्टार के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करे, रोटेट करे, और सोलर डे जब सन के रिस्पेक्ट में रोटेट करे। इसको कितना लगते हैं, 23 घंटे 56 मिनट, जबकि इसको लगते हैं 24, इसको लगता है 24 मिनट, 24 मिनट। तो हमने ये पूरा ये पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम आगे क्लास में हम रिवोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम रोटेशन को भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करवा देंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, बी हेल्दी and don't take any tension. Just chill.